फेज स्पेस डायग्राम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर करेंगे। फेज स्पेस डायग्राम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में क्या क्या पढ़ा है आपने मैकेनिक्स लेवल से, थोड़ा सा आपको याद दिला दूं। एक तो F इक्वल टू माइनस CH पर रीस्टोरिंग फोर्स डिसाइड करता है उसकी मोशन। उसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको भी आपने वन डायमेंशंस में d2x/dt² प्लस ω² x इक्वल टू 0 कर। ठीक है। एक पार्टिकल जो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, रिस्टोरिंग फोर्स उसको बार बार एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ फाइनली खींचता रहता है। आप मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, डिस्प्लेस हो जाता है, और इस दौरान दो टाइप की एनर्जीज होती हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, और क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी दो ही टाइप की होती है, एक दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चिरपरिचित स्वरूप p²/2m आप जानते हो। अगर वन डायमेंशनल है हमने सिर्फ x उससे डिनोट कर दिया px²/2m। c के बजाय हम k ले लेते हैं तो ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ kx²। बस दो बातें आपने देखी। जब इसका मोशन होता है तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। इतना आपने पढ़ा है। और हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं किसी सिस्टम में जो कि कांस्टेंट होते हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, और टोटल एनर्जी कांस्टेंट करते हैं। यही तो करते हैं। तो टोटल एनर्जी का रूप क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट ही तो कहते हो। तो आप एक इक्वेशन लिखेंगे px²/2m प्लस हाफ kx² इक्वल टू e। यही तो आप कहते हो। अब अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखें, e से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं kx² अपॉन 2e प्लस px² अपॉन 2me इक्वल टू 1। क्या ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई है? और x² अपॉन 2e/x 2e/k सॉरी प्लस p, ये x जो है ना सफिक्स है, ध्यान रखें। p का मतलब मोमेंटम है और x कंपोनेंट है, इसको x ना मान लें। px² अपॉन 2me इक्वल टू 1। अब अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या ये इक्वेशन किसी पर्टिकुलर इक्वेशन से मिलती जुलती है? किसकी इक्वेशन से? इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन आप जानते हो 2 डायमेंशन में x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 होता है। ये जो हमने एनर्जी का जो सिंपल हार्मोनिक मोशन या हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी को कंसीडर किया है, तो इसका इक्वेशन का स्वरूप रिजेंबल कर रहा है इलिप्स की इक्वेशन
ये ए क्या होता है बताएंगे आप? सेमी मेजर एक्सिस। वेरी गुड, सेमी मेजर एक्सिस। और बी क्या होता है? सेमी माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस। अब इससे अगर हम तुलना करें तो आप तो ये लेते थे, अगर इलिप्स बनाते हो तो आप क्या कहते हैं कि ये ए है, ये बी है। अब अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए इलिप्स बनाएं तो क्या बनेगा बताएंगे आप? ये जो है ए स्क्वायर इक्वल टू 2e/k कंपेयर करोगे तो यही तो आपको दिखाई देगा, यानी a इक्वल टू √2e/k। सिमिलरली b इक्वल टू √2m। इसका एलिप्स अगर बनाओगे तो आप सेमी मेजर एक्सिस 2e/k लिखोगे और इसको लिखोगे √2me। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये √2me हमने बहुत सिंपल से कंपैरिजन से जान लिया है। एक सिंपल सी चीज में आपको एक बार कुछ बातें कर लूं। आप सॉलिड लेते हो, सॉलिड में जानते हो कि हर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है, वाइब्रेट करते रहते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स। ये जो वाइब्रेटरी मोशन है ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए आप समझ लीजिए चाहे आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें चाहे मैकेनिक्स पढ़ें, हर जगह सिलेबस में हार्मोनिक ऑसिलेटर जरूर होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि बिना हार्मोनिक मोशन के कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ये नेचर ने गिफ्ट किया हुआ है। और जहां तक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अपने आध्यात्मिक व्यू से देखें, तो हम लोग जो सृष्टि की जो रचना है वो ओम से मानते हैं कि सबसे पहले ओम का अभ्युदय हुआ और उसके बाद कहते हैं जगत जननी माता ने अपना रूप धारण किया, पहला स्वरूप, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। ये सब सिंबल्स हैं कि सबसे पहले वाइब्रेशन है फिजिक्स में भी, और उसके बाद पार्टिकल्स के स्ट्रक्चर्स आते हैं, तब कहीं एक एटम की रचना होती है, और जब एटम की रचना होती है तो पदार्थ का क्रिएशन होता है। तो आप सिर्फ सिलेबस के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन को इंपॉर्टेंट ना समझें, एक बहुत बड़ा बेसिक छिपा रहता है फिजिक्स के एक सीक्वेंस में। तो हमने आपको ये बताया कि एन ऑसिलेटर, बुक के हिसाब से बता दूं, एन ऑसिलेटर इज ए पार्टिकल बाउंड टू ए सेंटर बाय हार्मोनिक फोर्स। ये जो आप रिस्टोरिंग फोर्स कहते हो हार्मोनिक फोर्स कहलाता है। देयरफॉर इट हैज पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और काइनेटिक एनर्जी। फिर मैं ये पढ़ के नहीं सुना रहे हैं अल्फा बीटा, फिर इन्होंने फिगर बना के बताया। अब ये सिंपल सी चीज कहते हैं कि एरिया ऑफ इलिप्स का क्या फॉर्मूला होता है? आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, बताएंगे आप? एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए। अब अगर हम इसमें पाई लिखें और ए की जगह पे क्या है हमारा? रूट, एरिया है रूट 2e/k, और b क्या है? रूट 2me। तो e तो अपना आपस में निपट गए, तो फाइनली क्या आया? 2 पाई यहां था 2 बाहर आ गया, तो 2 पाई e 2 बार है, ये भी बाहर आ गया 2 पाई e। फिगर मिटा दो, समझ गए? 2 पाई e एरिया इक्वल टू हो गया
स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, एक m बचा और नीचे k बचा, ये एरिया ऑफ इलिप्स हो गया। कोई दिक्कत आपको? दिस एरिया रिप्रेजेंट द फेज स्पेस अवेलेबल टू द ऑसिलेटर। कहीं भी सिस्टम में पार्टिकल होगा तो पार्टिकल एक ऑसिलेटर की तरह रिप्रेजेंट अगर किया जा रहा है तो उसका जो स्पेस अवेलेबल है वो एरिया ऑफ, चूंकि इलिप्स के हिसाब से ही उसका लोकस एक इलिप्स बनेगा, ऐसा लग रहा है एनर्जी के वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने लिखा है दिस एरिया रिप्रेजेंट द फेज स्पेस अवेलेबल टू द ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी बिटवीन 0 to E। लेकिन ये जो एनर्जी की अवेलेबिलिटी है, हम टोटल एनर्जी E की बात करते हैं, लेकिन रेंज उसका 0 से E के बीच में पूरा का पूरा है। टोटल एक तरीके से एरिया हो गया जो स्पेस अवेलेबल है। अब अगर हम कहें जैसा कि पिछले केसेस में कल वाले ने किया था कि हमें एक पर्टिकुलर इंटरवल में देखना है E से लेके E प्लस dt के बीच में, तो D रेंज में अगर निकालना है तो एरिया भी DA ही निकलेगा। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करा दें, DA इक्वल टू, इसी से DA निकल सकता है भाई, ठीक है ना? क्या लिखूं स्टेप समझ रहे हैं? क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव है ही ना। तो DA इक्वल टू देखो 2 पाई m और k का इससे लेना देना नहीं है और सिंपली DE लिख जाएगा, बस यही तो होगा DA का। DA इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k इंटू DE। इट दस गिव्स द रीजन ऑफ स्टेट्स एक्सेसिबल टू द ऑसिलेटर। माने E और E प्लस D माने DE एनर्जी के रेंज में जो स्पेस अवेलेबल है वो सिर्फ इतना है 2 पाई रूट m बाई k इंटू DE। कोई डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? अब इसमें आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ये भी जानते हैं, आप देखिए ध्यान रहे हमने और तो तुलना कर दी उसकी, वहां पे एक x एक्सिस होती थी और y एक्सिस होती थी। यहां पे क्या क्या है? देखिए x है और px है। एक एक्सिस तो हमने x ले लिया है और दूसरी वाली ये है, तो एक हो गई पोजीशन और दूसरी वाली हो गई मोमेंटम। और जो हम आप फेज स्पेस में दो ही की तो बात करते हैं, पोजीशन और मोमेंटम की। QP या XP की बात करते हो या YP की बात करते हो या ZP की बात करते हो, XPX YPY ZPZ वन डायमेंशनल लिया है तो X और PX ही लिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो समझ में नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं। तो अब आप यहां पे आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाते हो और एक छोटा सा जो वॉल्यूम आप कहते थे dx और dpx यानी डेल्टा x डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉर्मल लेवल पे h लिखते हो, तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो h ही तो होगी वन डायमेंशन में। dx इंटू dpx कितना होगा? h ही तो होगा। तो अब ये कहना चाहते हैं हम कि सिंस द एरिया ऑफ फेस सेल कितना होगा, भाई ये तो टोटल एरिया हमने बात करते हैं, और वन फेस सेल का एरिया कितना होगा? h। ये हम लोग पिछले टर्म्स में जान चुके हैं। एरिया ऑफ वन फेस सेल इक्वल टू h। तो देयरफॉर नंबर ऑफ फेस सेल्स अगर आपको निकालनी है, इसको बिठा दूं क्या? नंबर ऑफ फेस सेल्स जैसे आपने पहले तरीका निकाला था वैसे अब भी निकल आएगा। नंबर ऑफ फेस सेल्स, तो टोटल एरिया की बात करोगे, टोटल एरिया का मतलब आप जानते हो वही एनर्जी रेंज E और मतलब DE रेंज, और वो हम लोगों ने कितना निकाला है? DA 2 पाई अंडर m अपॉन k। और इस बुक में थोड़ी मिसप्रिंट है, वो इन्होंने h नोट से कर दिया है। h नोट में क्या है? नोट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। और एरिया ऑफ वन सेल h से डिवाइड कर दो, इसी को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर ऑफ फेस सेल्स।
तो इसको इन्होंने phi e लिख दिया है। तो आप बुक में जब देखोगे तो ये phi e ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ फेज सेल्स इन दी एनर्जी रेंज DE, या फैला के लिखना चाहते हो फ्रॉम E to E plus D। द फ्रीक्वेंसी आप जानते हो, फ्रीक्वेंसी आप ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जानते हो, 1/2π/m पढ़े हो आप, बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़े हो 1/2π/m। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो नंबर ऑफ जो फेज सेल्स हैं, जब हम इस तरीके का सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये E/h न्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? E/h न्यू। तो एनर्जी इज गिवन बाय जो टोटल एनर्जी है वो उनकी संख्या h न्यू h नॉट हम नहीं मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए h नॉट नहीं लिख रहे हैं, उसको लिखा हुआ है h न्यू इनटू नंबर 5। तो द नंबर ऑफ फेज सेल्स कैन टेक ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, यानी E इक्वल टू NH। हम H नॉट इन्होंने लगा रखा है लेकिन मैं NH। तो ये आपका द एनर्जी कैन अकर इन डिस्क्रीट स्टेट्स ओनली एंड हैज इंटीग्रल नंबर, माने n इक्वल टू 1 2 3 4, मतलब इससे कंपेयर करके हमने निकाल लिया। अब आप अपने आप पढ़ सकते हो। कितना सिंपल टॉपिक है, अच्छे से समझ गए। सिर्फ एनर्जी का हमने फॉर्मूला लिखा, टोटल एनर्जी का, और 2 डायमेंशन हमने एज्यूम करी, मतलब प्रपोज कर दी, एक पोजीशन की और एक मोमेंटम की। जब हमने उस रूप में उसको अरेंज किया तो पता चला इलिप्स की इक्वेशन निकल के आ रही है। तो जो टोटल एरिया निकल के आया, मैंने दोनों डायमेंशन मिला के x और px का, वो हमने एरिया ले लिया। अगर हम 3 डायमेंशन लेते तो वॉल्यूम लेते, लेकिन जब 1 डायमेंशनल हमारे सिलेबस में 1 डायमेंशन से सब्जेक्ट को समझ लिया। फिर हमने जो कहा कि टोटल एरिया ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, लेकिन हमें पर्टिकुलर रेंज में चाहिए, तो डिफरेंशियल फॉर्म में हमने डीए कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमने एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात कही, लेकिन एक सेल का वॉल्यूम हमको पता है 1 डायमेंशन में सिर्फ प्लांक कांस्टेंट h के बराबर होता है। तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है इतनी डी रेंज वाली एनर्जी में कितनी होंगी, टोटल एरिया डीए कहलाएगा और एक सेल का एरिया एच कहलाएगा, एच से डिवाइड कर लिया। फिर हमने उसको फ्रीक्वेंसी के जो फॉर्मूला लिखा था, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की थी उसमें कन्वर्ट हुआ तो एच न्यू के टर्म्स में आ गया, जो कि प्लांक्स ने हाइपोथेसिस दी थी उसी टाइप का आ गया है। इसमें कोई फिजिक्स चेंज नहीं हुई है। मैं समझता हूँ ये टॉपिक पूरा हुआ। अब दूसरा टॉपिक और कर लीजिए बस 15 मिनट में, वो भी हम पार्टिकल में नंबर ऑफ फेज सेल्स इन 2 डायमेंशनल 1 डायमेंशन फेज डायग्राम। फेज डायग्राम पहले बनाते हैं, सिंपल सा फेज डायग्राम ऑफ, इतना लिखा रहने देते हैं, टॉपिक चेंज होगा। एक हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर का फेज डायग्राम बनाना सीख लिया और साथ साथ हमने नंबर ऑफ सेल्स की गणना भी कर डाली। उनके एक्सप्रेशंस आप नोट कर लीजिएगा। तो अब हम फेज स्पेस डायग्राम फॉर ए सिंगल पार्टिकल, एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल to move in 1 dimension, in 1 dimension, to move in 1 dimension। ये भी बहुत सिंपल सा है, उसी लॉजिक से हम लोग कर लेंगे। आपने बीएससी पार्ट में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है, आपने पढ़ा ही होगा कि एनर्जी जो वैल्यूज हैं, ये x हमने ले लिया और ये जो एनर्जी लेवल्स थे वो हमने बनाए। ये अभी हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स से समझा देंगे। अगर हम मोमेंटम करें डेल्टा px लेते हैं, ये एक्चुअली √2m के बराबर निकलेगा।
इसी तरीके से हम जो माइनस वाली साइड है उसमें अंडर रूट माइनस 2 मिल जाएगा। ये वैल्यू भी डेल्टा px ही होगी विद माइनस साइन। ये हमारा इंटरवल होगा, ठीक। ये हम x एक्सिस दिखाए हैं और यहाँ पर हमने मोमेंटम दिखा रखा है। भाई 2 डायमेंशन ले रहे हैं, हालांकि 1 डायमेंशन स्पेस के हिसाब से है, लेकिन दूसरी जो डायमेंशन है वो मोमेंटम की है। तो लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग फ्रीली इन 1 डायमेंशन विदिन ए बॉक्स ऑफ लेंथ है। कोई बॉक्स है, ये पढ़ा होगा आपने पार्टिकल इन ए बॉक्स, पढ़ा था। और बॉक्स को जब डिफाइन किया गया होगा तो कहा गया होगा 0L, है ना। इसके पहले पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसके बाद भी पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और 0 से L के बीच में पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ऐसे आपने डिफाइन किया होगा क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ L में, जहां ये आप जानते हो बॉक्स के लिए ऐसा नहीं है कि वो लोहे की चादर का या स्टील की चादर का या प्लास्टिक की चादर का बॉक्स हो। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि एक जहां भी पोटेंशियल एनर्जी न्यूनतम होगी वहीं पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा। यानी एक रेंज उसको मिल गया है 0 to L, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसके पहले और इसके बाद, माने जो रेंज हमने 0 to L कहा है, उसका जो स्पेस है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा वाली जगह जा ही नहीं पाएगा। इसका मतलब वो बॉक्स में कन्फाइंड हो गया, पार्टिकल नाउ कन्फाइंड इन ए बॉक्स। तो बॉक्स इस तरीके से डिफाइन होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी सी सिंपल सी मैथमेटिक्स देख लेते हैं। एट द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, then the instantaneous position of the particle will be represented by the position coordinates x and momentum coordinate px। भाई पार्टिकल को बॉक्स में बता रहे हो तो उसके 2 चीजें हैं, चूंकि चलता फिरता है तो आप उसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट x, मोमेंटम कोऑर्डिनेट px लिखाओगे, ठीक है। और जो स्पेस है वो x px स्पेस भी, क्योंकि बुक में लिखी हुई भाषा में उसी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है आप जानते हो वो 12mvx² कही जाती है, और इसी को आप px² अभी पढ़ा था, वो फॉर्मूला तो कभी चेंज होता नहीं है। तो जो px की वैल्यू हुई वो √± 2me ही होगी। तो thus there are 2 momentum states for energy state of energy, one for motion along plus x axis and other for motion along minus x axis। माने x के प्लस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है और माइनस में भी कर सकता है। तो if the energy of the particle lies between E and E plus डेल्टा E, इसमें इस टॉपिक में हम दिखा दिया है, आप चाहो तो E से E plus V करके पढ़ सकते हो, है ना। इस रेंज में हमें निकालनी है तो px की वैल्यू निकाली है, और एक चीज यहाँ ये फिर एप्लीकेबल होगी, डेल्टा x डेल्टा px इक्वल टू x के बराबर। तो टोटल, अब इसमें भी एरिया निकालना होगा। एरिया अगर निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? लेंथ जो x की डायरेक्शन है वो L कहलाती है, और दूसरी जो है मोमेंटम है px, L px कहलाएगा। लेकिन अब चूंकि 2 डायरेक्शन हो गई px की, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो px लिखा जाएगा 2L px, ये समझाया गया इसको, ठीक है। अब इससे अगर हम डेल्टा x निकालना चाहते हैं, जब आप ये लिखोगे डेल्टा px लिखोगे तो हमने L तो लिख दिया 2L, और px की वैल्यू जो डेल्टा px अगर निकालोगे तो आप px को कैसे निकालते हो? जो हमने पहले किया था ना डिफरेंशियल, px इक्वल टू √2me करोगे, उसी में जो है डिनोमिनेटर आता है। तो अब इसको इन्होंने किया है,
-1 तो पावर -12 हो जाएगा और इनटू 2m उसके साथ डेल्टा या d की कुल मिला के ये वैल्यू आई 1/2 2m का पावर हाफ कर दिया e पे पावर -12 एंड डेल्टा। अब इसमें आप एरिया वाले रख लीजिए 2l इंटू डेल्टा px। ये डेल्टा px है, प्रिंट है बुक में 2l px लिखा है ना, ये डेल्टा px l इंटू डेल्टा px ये आया और l इंटू डेल्टा px ये आ गया। दोनों को जोड़ोगे तो l इंटू डेल्टा px प्लस l इंटू डेल्टा px 2l डेल्टा px। जब ये सब्स्टिट्यूट करा तो ये इक्वेशन आ गई। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ये लिखता हूँ, ये इक्वेशन आ गई 2l डेल्टा px l इंटू 2m पावर हाफ e पे पावर -12 इंटू ये हो जाएगा। नंबर ऑफ फेज सेल्स निकाली जाएगी, नंबर ऑफ फेज सेल्स। तो ये तो वो वाला एरिया निकला था और एक सेल का एरिया कितना होता है h, तो बस h से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन को। तो कुल मिला के ये आ गया जाके l इंटू 2m पावर हाफ e पे पावर -12 डिवाइडेड बाय। तो इट ऑल्सो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। इसी को इन्होंने कह दिया है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, जैसा पिछले किसी में कर दिया था हमने ओमेगा ऑफ द पार्टिकल 10 ओमेगा ई इक्वल टू, यही फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। यही आपको निकालना था, काम खत्म हुआ और ये टॉपिक यहीं पे खत्म हुआ। तो आपको अब स्टेप्स में आप रख लीजिएगा। वन डायमेंशनल हार्मोनिक सॉरी पार्टिकल इन ए बॉक्स। बॉक्स का डिस्क्रिप्शन इस बुक में इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने, आपने जो बीएससी पार्ट 2 में पढ़ा है बॉक्स का क्या मतलब होता है, यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो सिर्फ इतना मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर रेंज है जिसमें, देखिए इसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी कहीं ली, क्यों नहीं ली? बॉक्स की डेफिनेशन ही यही है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो वाली जगह पे वो एग्जिस्ट करता है। वहां पे सिर्फ जो मोशन है ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी है। 0 से L इस बुक के हिसाब से, किसी बुक में 0 to A भी हो सकता है डायमेंशन। तो 2L px डेल्टा px लिखते हो, वहां पर 2A डेल्टा px लिख जाएगा अगर नोटेशन किसी बुक में चेंज है। तो वहां पे जो हमें तो फेज स्पेस को देखना है, फेज स्पेस माने उसका एरिया निकालना है। तो एरिया लेंथ, जो दो ही डायमेंशन है, एक लेंथ की है और दूसरी मोमेंटम की। एक एनर्जी का रेंज हमें डी लेना है, अकॉर्डिंगली मोमेंटम का रेंज dp लेना है। और dp की रेंज पार्टिकल इन ए बॉक्स जैसी स्थिति में हमें देख रहे हैं कि डेल्टा p जो है प्लस x में भी एग्जिस्ट करता है और माइनस x में भी। तो एक एरिया L इंटू डेल्टा px हुआ, दूसरा L इंटू डेल्टा px दूसरा हुआ, दोनों मिला के हो गया 2L इंटू डेल्टा px। और px स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल टू e होता है, सिंपल सी इक्वेशन है। और उसी से हमने डेल्टा px सिंपल सा निकाला। बीएससी थर्ड ईयर लेवल से सिंपल टॉपिक है, शायद आप समझ रहे होंगे इस चीज को। और उसमें जो एरिया निकला, और आपको एक पता है कि एक सेल का वॉल्यूम, एरिया, वॉल्यूम नहीं एरिया, क्योंकि एरिया की बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन में, h होता है। क्योंकि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रट गया है, डेल्टा x और डेल्टा px इक्वल टू h होता है। तो सारा स्पेस और एक सेल का एरिया, एक सेल का एरिया h होता है। तो एक सेल के एरिया से पूरा जो d रेंज में स्पेस अवेलेबल हमें मिल रहा है, तो पूरा जो d रेंज में मिल रहा है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बल्ब। तो ये हमने संख्या निकाल ली है और उसी को ओमेगा से नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स इन ए गिवन माइक्रो स्टेट, यही तो होता है।
तो रिप्रेजेंटेशन में कहीं पे बुक में फाई रिप्रेजेंट कर दिया उसने, पिछले वाले में हार्मोनिक ऑसिलेटर में यहाँ पे ओमेगा लिख दिया है, आप वहाँ भी ओमेगा, भाई आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में किसी और बुक में जब आप क्रॉस चेक करोगे तो हो सकता है उसमें ओमेगा रिप्रेजेंटेशन उसका भी है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं करना है, सिर्फ आपको इसकी फिजिक्स देखनी है, सिर्फ आपको इसकी फिजिक्स देखनी है, इसकी जो फिजिक्स है वो देखनी है ना। यहीं पे खत्म करते हैं।